दिल्ली में कानून का थोड़ा भी राज होता तो तत्काल एफआईआर दर्ज होता। अलग हर बच्ची का अलग एफआईआर होना चाहिए था। इन्होंने 7 लोगों का एफआईआर एक साथ क्लब कर दिया है जो कानूनन गैर कानूनी है। कोई भी महिला अगर ऐसी बात कहती है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होके उसके बाद उसकी विवेचना होनी चाहिए। सही गलत खुद ब खुद सामने आ जाएगा। किसी ताकतवर आदमी के अगेंस्ट में ऐसे आरोप लगते हैं तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। मेरे साथ भारत के जबरिया रिटायर आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर। इन्होंने खुद लिखते हैं कि मैं जबरिया रिटायर हूँ। आज जंतर मंतर पर आए हैं महिला खिलाड़ियों के समर्थन में। क्या लगा ठाकुर साहब, क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुछ बच्चियों ने यह कहा कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ। अगर इस देश में दिल्ली में कानून का थोड़ा भी राज होता तो तत्काल एफआईआर दर्ज होता। एफआईआर दर्ज होता, नियमानुसार कार्रवाई होती। यहाँ स्थिति यह है कि एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्थिति है, दिल्ली की यह स्थिति है। आप तो आईपीएस रहे हैं, आपने कानून को बहुत करीब से देखा है। कानून के हिसाब से क्या है, खिलाड़ियों का पलड़ा भारी है या आरोपी का पलड़ा भारी है? कानून के हिसाब से यहाँ दिल्ली पुलिस अन्याय पर अन्याय कर रही है। अभी हमने मालूम किया, देखा, मात्र 2 एफआईआर हुए हैं, 7 लोग उत्पीड़ित बताए जा रहे हैं। यह कानूनन संभव नहीं था। हर व्यक्ति का अलग, हर बच्ची का अलग एफआईआर होना चाहिए था। इन्होंने 7 लोगों का एफआईआर एक साथ क्लब कर दिया है जो कानूनन गैर कानूनी है। मतलब 7 आरोपी है, 7 पीड़ित है तो 7 एफआईआर। 7 भाई, हर एक की घटना, बलात्कार की घटना सामूहिक नहीं होती है। यह नहीं होता है कि 5 बच्चियों का एक साथ बलात्कार हो रहा हो। हर बच्ची का अपना अपना, उसकी अलग कथा है, उसकी अलग गाथा है, उसका अलग संताप है। हर मामले में अलग एफआईआर होना चाहिए था। यहाँ आपने क्लब करके एफआईआर किया है। यह स्पष्टतया गैर कानूनी है। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है और कहाँ छोल है लीगल व्यवस्था में? क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं, आपने इस तरह के नियम कानून को करीब से देखा है। क्या दिल्ली पुलिस सारी जगह लूप होल छोड़ रही है? चार्जशीट 7 दिन से ज़्यादा हो गया है। पॉक्सो एक्ट में भी मामला है, क्या गिरफ्तारी अंतिम सॉल्यूशन है इसमें? दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी, उसकी कलई खुल गई है। 101, मैंने पूछा अभी बजरंग पूनिया से, उन्होंने कहा मात्र एक व्यक्ति का 164 हुआ है, किसी का 164 का बयान नहीं हुआ, 161 कुछ लोगों का हुआ है। बिल्कुल लचर स्थिति है। अब तक मेडिकल नहीं कराया गया है, क्लब करके एफआईआर लिखा गया है। सारी की सारी स्थितियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी और बचाव, अभियुक्त के बचाव की कार्रवाई दिख रही है और स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्या पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी मैंडेटरी है या जमानत मिल जाती है बाहर से? पॉक्सो एक्ट अंतरिम बेल मिलेगी? पॉक्सो एक्ट में बिना वादनी के सुने जमानत नहीं होती है। यहाँ जब गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद जमानत की नौबत कहाँ आएगी? यह गिरफ्तार तक नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि 90 दिन का मामला होता है, पुलिस चार्जशीट दायर करती है, आप पूरा कानूनी सिस्टम आईपीसी समझ रहे हैं, अगर इसमें चार्जशीट नहीं दाखिल होता है तो फिर क्या होगा मामले में? देखिए, इस मामले में अभियुक्तों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है जो बेहद दुखद है। आपको क्या लगता है, आप अगर मान लीजिए एक आईपीएस होते और आपके मामले में ये जांच होती तो आप क्या इनिशिएट करते? मैं यह मानता हूं कि ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित की बात सुननी चाहिए। अगर ये जैसे ब्रजभूषण कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं पीड़ित, हाँ। अगर पीड़ित झूठ बोल रहे हैं, आप उस साक्ष्य को लाइए, सार्वजनिक कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरे खिलाफ, मेरी पत्नी खिलाफ रेप का मुकदमा हुआ, फर्जी मुकदमा था, पुलिस ने साबित किया कि फर्जी मुकदमा है, लेकिन एफआईआर तो हुआ, कार्रवाई तो हुई। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। अमिताभ जी, टाइमिंग का क्या कहेंगे? ये जो पीड़ितों का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो लंबा ड्यूरेशन है, क्या उस पर भी केस पर असर पड़ेगा? क्योंकि आरोपियों का जो आरोपी है उस पर ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मतलब कोई 5 साल 6 साल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबा टाइमिंग ड्यूरेशन है। देखिए, लंबे टाइम ड्यूरेशन का निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि जब प्रोसिक्यूशन की नौबत आएगी, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो ये सवाल उठेगा। लेकिन यह पुलिस का मामला नहीं है, यह कोर्ट का मामला है। यह बिंदु अभियुक्त के पक्ष के होते हैं, इस मामले में भी होंगे। जो सच्चाई है कि विलंब से आपने एफआईआर कराया, यह प्रश्न चिन्ह होगा, लेकिन तत्काल में इनकी बातों को सुनना जरूरी है। तमाम ऐसे केस हुए हैं जिसमें लंबे अंतराल के बाद भी सजा हुई है। आपको क्या लगता है अमिताभ जी कि क्या पुलिस
मेजर जगह छोड़ रही है आरोपी के लिए, और कौन कौन सी जगह छोड़ रही है? पहली बात जो मैंने कही, 7 पीड़ित 2 FIR, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर एक कानूनी त्रुटि है। दूसरी 161 का बयान अब तक न लेना, तीसरा 164 के बयान में देर करना, चौथी मेडिकल तत्काल न कराना, पांचवी घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण न करना, छठी इनसे जो गवाहों की सूची नहीं मांगना, तफ्तीश को बिल्कुल उदासीन होकर करना, ये सारी बातें हैं जो मुलजिमों के पक्ष में हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स के भी एंगल को देखते हैं। क्या लग रहा है इसे, ये पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर? ये पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ा मामला है। जानता हूं। और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ही कि इस तरह की लचर कार्रवाई हो रही। तो क्या पहलवानों से क्या बातचीत हुई आपने? हमने पहलवानों को ये कहा है कि जंतर मंतर पर बैठने के साथ साथ आप इसके कानूनी पहलुओं को भी देखें, कानूनी टीम पर भी ध्यान दें और हर चीज़ की अपने पास एक कॉपी रखें। सिर्फ और सिर्फ कानूनी टीम पर न आधारित रहें, क्योंकि मुकदमे लंबे चलते हैं। आप इन मामलों को स्वयं देखें, कल को जंतर मंतर का रेला हट जाएगा, यह मेला हट जाएगा। कानून की लड़ाई कानून से लड़ाई, हमने उनको सलाह दी है, अपना नंबर दिया है और उन्हें कहा है कि अगर हमारे लायक कोई बात होगी तो हमें बताएंगे। योगी जी की भूमिका कुछ देख रहे हैं, चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से है और उनकी पार्टी से है, और कहा है कि योगी, अमित शाह और मोदी कहेंगे तभी इस्तीफा दूंगा। वो बड़े आदमी हैं और उनको पूरा संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या कहिएगा? उनके क्षेत्र में आप काम किए हैं। मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा चूँकि आदमी व्यक्तिगत जो जानता है उन तथ्यों को सार्वजनिक साबित नहीं करता। यह जरूर है इस मामले में बच्चियों ने जो बात कही है उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए उस पर उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ते मामला फर्जी आता है तो आप बच्चियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन विवेचना तो ढंग से करें। कह रहे हो कुछ पॉलिटिकल राजनीति भी हो रही है, खिलाड़ी भी राजनीति कर रहे हैं अपने तरफ से। देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति हो रही है, इसके कारण सच्चाई को नहीं समाप्त किया जा सकता है। अमिताभ ठाकुर की पत्नी भी है, इनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी रही है। मैम, एक महिला के तौर पे आप क्या देख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी महिला अगर ऐसी बात कहती है तो सबसे पहले FIR दर्ज होके उसके बाद उसकी विवेचना होनी चाहिए। सही गलत खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई ताकतवर, अगर कोई कमज़ोर आदमी है तो भले ही उसने वो अपराध नहीं किया हो, FIR लॉन्च हो जाती। लेकिन अगर किसी ताकतवर आदमी के अगेंस्ट में ऐसे आरोप लगते हैं तो FIR ही दर्ज नहीं होती। जो आम आदमी का अधिकार है, जो पुलिस का काम है, क्या उसके लिए FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR लॉन्च होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR लॉन्च होती तो कितनी निष्पक्ष पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी? वो अपने आप में हमेशा एक सवाल रहेगा। नूतन जी, आपने मायावती के दौर में भी एक्टिविज्म किया, अखिलेश जी के दौर में भी एक्टिविज्म किया और योगी जी के दौर में भी एक्टिविज्म किया। आपके पति को जबरिया रिटायर भी कर दिया गया। तीनों सरकार को जब आप देखती हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे, तो क्या अंतर पाती? से देखिए, धीरे धीरे जो मतलब मैंने तीनों दौर की सरकारें देखी, जो सबसे बड़ा अभी जो चिंता का विषय है वो है अभिव्यक्ति। जब आप बोलते हैं, एक्टिविस्ट ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है, प्रेस हो, पत्रकार हो, तमाम मुकदमे दर्ज हो जाते हैं उस पर। आवाज़ को दबाने की, डराने की कोशिश की जाती है, जो लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। ये पहले होता था, मायावती अखिलेश के दौर में होता था या योगी जी के दौर में होने लगा है? जैसे देखिए, पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन जो संख्या है, मात्रा है, मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों पे किसी दौर में इतने FIR लॉन्च हुए होंगे जितने इस सरकार में दर्ज हुए, खास करके उत्तर प्रदेश। रिग्रेट होता है आप लोगों को कि आप लोगों ने जिस बीजेपी के लिए या जिस योगी जी के लिए इतना कैंपेन चलाया, पिछली सरकारों की पोल खोली, उन सरकारों ने आप लोग के साथ बदसलूकी नहीं की, लेकिन योगी जी के राज में आपके पति जेल में जाना पड़ा, आप लोग को गिरी में घर में बंधक बना के रखा गया, जबकि आप तो सुजातीय भी हैं। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला तो हम लोगों ने किसी के लिए काम नहीं किया। हम लोगों ने जो काम किया वो जहां गलत लगा, जो भी सरकारें रही, जहां लगा कि जो होना चाहिए नहीं हो रहा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन सरकारों में इतनी ये रही, जब सपा सरकार थी उन्होंने भी रेप केस में फंसाने की कोशिश की गई हम लोग को, मेरे पति पे मुकदमे हुए, तमाम मुकदमे हुए। इस सरकार में भी जो गलती थी हम लोगों ने बोला उसको।
इसमें जेल तक भेज दिया, रोजी रोटी भी छीन ली। मुद्दा ये नहीं है हमारे साथ क्या किया, मुद्दा ये है हम तो अपनी लड़ाई फिर भी लड़ ले पा रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो आम लोग हैं, जो इन पे भरोसा कर रहे हैं, क्या उनकी भी बातें सही साबित हो रही? कोई व्यक्ति आम लोग की लड़ाई और मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल मुश्किल हो गई, क्योंकि आम लोग की लड़ाई मीडिया के जरिए ही भी सामने आती है। जब आप मीडिया को ही डरा देंगे, आज आप देख लीजिए जो भी मीडिया देखिए तो कोई भी निष्पक्ष खबरें तो आती ही नहीं है सिवाय वाहवाही के। कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी पत्रकारों को भी डराया गया है, मुकदमों का डर हो या जो भी कारण कहिए, जो निष्पक्ष ये ठाकुर दंपति हैं, अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर, ये दोनों जंतर मंतर पर आई है। इससे ब्रजभूषण सिंह का पक्ष और कमजोर ही होगा। यूपी के ठाकुर भी अब जंतर मंतर पहुंचने लगे। अब तक ब्रजभूषण सिंह लॉजिक दे रहे थे कि हरियाणा के जाट ही सड़कों पर आ रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।